जय हिंद टू यू ऑल। तो भाई 3 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। हमने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर लिया, ड्रेनेज भी कवर कर लिया, और इनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी की। कब से लेके कब तक? 2017 से लेके 2023। तो भाई आज हमारा तीसरा टॉपिक भी खत्म हो चुका है कल, है ना। हमने एग्रीकल्चर जो है वो भी खत्म कर लिया है। तो आज भाई हम एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो 2017 से लेके 2023 तक आए हैं, तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको एक फेयर आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। एंड फर्दर इससे आपको सीडीएस, एनडीए और सीएमपीएफ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, थ्योरी तो हम वैसे कवर कर चुके हैं। तो अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आया है, सबसे रिसेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ट्रायल एंड फार्मिंग? अब देखो, आप लोगों को पता है कि दो तरह की फार्मिंग होती है। एक तो होती है वेटलैंड। वेटलैंड फार्मिंग आपकी वो फार्मिंग होती है जो आपकी इरिगेशन इंटेंसिव होती है ना। यहाँ पर इरिगेशन चाहिए होता है, या पर क्या होता है, प्रॉपर कैनाल्स होती हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, तो मतलब प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था होती है, पानी खूब ज्यादा होता है। तो इन फसलों में क्या किया जाता है, इन फसलों में अच्छे से पानी दिया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। और दूसरी होती है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड जो फार्मिंग वाली आपकी जगह होती है, ये मानसून फेड होती है ना। इनको जो रेनफॉल का पानी मिलता है तो ये उसी पे डिपेंडेंट रहती है। तो भाई इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंडर में कल्टिवेटेड नहीं की जाती? अब देखो, अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार तो हमारा आ जाता है मोटा अनाज, यानी कि कोर्स ग्रेन। तो हम सबको पता है कि कोर्स ग्रेन के लिए भाई हम ड्राई लैंड फार्मिंग ही जनरली होती है ना। ड्राई लैंड फार्मिंग, जो ड्राई फार्मिंग होती है, इरिगेशन यूज नहीं किया जाता। सॉइल का जो मॉइस्चर है, जो ग्राउंड वाटर है, और जो कभी कभार बारिश होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो कोर्स ग्रेन। रागी भी हमारा कोर्स ग्रेन यानी कि मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट आता है ऑयल सीड, और ऑयल सीड्स को भी इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो भाई बचती हमारी एक फसल, दैट इज शुगर केन, गन्ना। गन्ना बो देंगे, ठीक है। तो भाई जो गन्ना है हमारा, ये आपकी वाटर इंटेंसिव फसल है, ये वेटलैंड फसल है। इसको इरिगेशन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट? प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है भाई, उसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो, सबसे पहला, प्लांटेशन फार्म स्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड। भाई बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं, साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है इनको। ठीक है, एक तरफ क्या होता है कि भाई यहाँ पर मशीन्स होती हैं, मतलब यहाँ फैक्ट्री लगी होती है, तो इसको इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो इसी वजह से प्लांटेशन फार्म स्टेट्स आपके साइंटिफिकली मैनेज्ड हैं, सही है। हैवी कैपिटल आउटले चाहिए, बिल्कुल यार, इतनी सारी जमीन चाहिए, इतनी सारी फैक्ट्री में मशीन्स लगानी है, वर्कर्स हायर करने हैं, सब कुछ करना है, तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद में आता है प्लांटेशन फार्म लैंड्स आर मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर। तो हाँ, ये मिक्स्ड रहता है, मतलब जनरली जो प्लांटेशंस हैं आपके, फॉरेन ओनरशिप भी रहती है इनकी, लोकल ओनरशिप भी रहती है, और जो लेबर रहता है वो आसपास के एरियाज का जो स्किल्ड और चीप लेबर होता है वो जनरली हायर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, गलत कौन सा है? गलत है कि भाई प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल्स फॉर सेल। नहीं, प्लांटेशन फार्मर्स एनिमल्स की पालन नहीं करते, उनका रियरिंग नहीं करते, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट आ जाता, तो मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब फैक्चुअली तो गलत है ये, लेकिन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में सही नहीं है। तो भाई डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आता है भाई, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, है ना। नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन और कंट्री के साथ मैच कर रहे हैं। अब भाई देखो, पता है आपको, पता है स्प्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, है ना। एक खेत का जो टुकड़ा होता है या फिर कोई पैच ऑफ लैंड होता है, वहां पर खेती की जाती है। खेती करने के बाद फसल उग जाती है, फसल के काटने के बाद में उसको जला दिया जाता है, जो बचा हुआ ऊंट वगैरह रहती है, बाकी सब चीजें रहती हैं, उसको जला दिया जाता है और छोड़ के फिर आगे बढ़ा जाता है। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है।
अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको जूमिंग कहते हैं, मणिपुर में पामलो, छत्तीसगढ़ में दीपा, बस्तर वगैरह में, है ना, अंडमान एंड निकोबार में भी दीपा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोटू और पेंडा, उड़ीसा में कोमान और भृंगा, वेस्टर्न घाट्स यानी कि सह्याद्री में आपको कुमारी, राजस्थान में बागड़ वाले इलाके में वालरे या वालतरे, हिमालयन बेल्ट में खिल और झारखंड में कुरुगा। तो ये तो इंडिया के नाम है, ये भी पूछे जाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो भाई देखो, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा नाम से, वेनेजुएला में कॉन्को नाम से, ब्राजील में रोका। तो भाई ब्राजील में रोका तो मतलब ए विल बी 3। तो भाई ए और बी ऑप्शन हटाओ, हमें सी और डी कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि ए इज 3। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में मसोल, सॉरी सेंट्रल अफ्रीका में, तो सेंट्रल अफ्रीका की हमारी कौन सी कंट्री आती है मसोल वाली? सेंट्रल अफ्रीका की हमारी कंट्री आती है जायर। तो भाई सॉरी सेंट्रल अफ्रीका, सी का 4 हो गया, है ना। तो भाई ए का 3 एंड सी का 4, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्दर इंडोनेशिया में उसको लदांग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, और मतलब कि वियतनाम में इसको रे नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो भाई इसको अगर हम देखें तो भाई पी का होगा चेना नाम से इसको श्रीलंका में बुलाया जाता है, और तमाराई नाम से इसको थाईलैंड में बुलाया जाता है। Now, which of the following pairs of revolution in agriculture sector and its production are correctly matched? कौन सा भाई revolution जो है, क्रांति जो है, वो हमारी इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से सही जुड़ी हुई है? तो भाई ये हमारी टेबल है अभी तक जो भी हमारे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड था, तो बायोडीजल प्रोडक्शन सही है। दूसरा ब्लू रेवोल्यूशन हमारा जो है फिश से रिलेटेड था। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपका फ्रूट या हनी से आ जाता है। यहाँ पर गोल्डन रेवोल्यूशन दिखाया गया है एग से, लेकिन एग तो भाई पोल्ट्री जो है वो हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन में आता है, तो भाई ये गलत। दूसरा, उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स, अनाज, हाँ भाई बिल्कुल सही। फिर आता है ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन, ठीक है, ऑनियन भी आ जाता है इसमें, और रेड रेवोल्यूशन आ जाता है मीट या फिर टोमेटो। फिर आता है पिंक रेवोल्यूशन, तो भाई देखो पिंक रेवोल्यूशन आपका मीट से रिलेटेड नहीं है, पिंक रेवोल्यूशन आपका जनरली ऑनियन जो है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। जो हमारा श्रिम्प होता है यानी कि झींगा, वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा है ब्लू से रिलेटेड है, तो भाई ये भी नहीं आएगा। और फिर येलो रेवोल्यूशन आ जाता है भाई आपका किससे रिलेटेड? ऑयल सीड्स से रिलेटेड, बिल्कुल पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आपके येलो रेवोल्यूशन से डील करते हैं। तो ऑप्शन होगा भाई हमारा 2 एंड 3 ऑन। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। देखो हम सबको पता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात की जा रही है, यानी कि जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन सी आ जाती है भाई? डेयरी का काम आ गया, छोटी मोटी दुकानें खोल ली जाती हैं, छोटे मोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है गाँव में, और ट्रांसपोर्ट का काम, ये सब आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से इनपुट्स हैं वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। तो रॉ मटेरियल कम क्वांटिटी में चाहिए? नहीं भाई, अगर आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, मान लीजिए बांस की टोकरियां बना रहे हैं, है ना, बैम्बू की जो टोकरियां हो रही हैं, जो बास्केट्स हो रही हैं वो बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैम्बू चाहिए होगा ना, रॉ मटेरियल ठीक ठाक चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कैपिटल, तो देखो कोई भी आपको काम डालना है, अगर आप डेयरी का काम भी कर रहे हैं, भैंस भी खरीदने जा रहे हैं, तो 50-60 हज़ार की भैंस आ जाती है। दुकान का काम भी डाल रहे हैं तो 1-8 लाख तो उसमें भी तकरीबन लग ही जाता है ना। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट का काम भी डाल रहे हैं तो उसमें भी कैपिटल लगता ही लगता है, तो भाई कैपिटल भी चाहिए होता है। लेबर, बिल्कुल, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करें वहां भी लेबर चाहिए। शॉप्स अगर हम खोल रहे हैं तो भाई हम खुद संभाल रहे हैं, पर कोई और संभाल रहा है तो लेबर वहां भी लग रही है। ट्रांसपोर्ट में भी लेबर लग रहा है भाई, और डेयरी में तो फिर लग ही रहे हैं, है ना, कोई डिलीवरी करने जा रहा है, कोई सुबह उठ के इसको खाना दे रहा है गाय भैंसों को, तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है भाई जो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि एक छोटे से प्लॉट पे आप डेयरी का काम कर सकते हो, एक छोटे से घर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, एक छोटे से घर में शॉप भी खोली जा सकती है, और ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपको वैसे लैंड की जरूरत नहीं, मतलब लैंड पे चलता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो लैंड आप ओन करो, है ना। तो लेस क्वांटिटी में हमें चाहिए लैंड। नेक्स्ट आता भाई एस नाम का कोई क्या बोलते हैं, बंदा है बंदी है, उसने विटनेस किया है कॉन्टूर बंडिंग और कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। एक किसी इंडिया के स्टेट में उसने विजिट किया है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कोई भी हो सकता है।
वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रोसेस होता। तो देखो भाई, जब हमारे पहाड़ कुछ इस तरीके के होते हैं तो उनमें दो तरह के फिनोमेना किए जाते हैं। पहला होता है कॉन्टूर फार्मिंग और दूसरी होती है टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग में क्या होता है भाई, टेरेस फार्मिंग में आपके स्लोप्स पे कुछ इस तरीके के स्टेप्स बना दिए जाते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें पानी की निकासी की फैसिलिटी होती है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे, ऐसा रहता है। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे करके बहते हैं, टाइम लगता है लेकिन वो बहते हैं। टेरेस फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके अपोजिट दूसरी चीज होती है कॉन्टूर फार्मिंग। उसमें क्या होता है, स्लोप के अगेंस्ट में आपका इस तरीके का यहाँ खेती कर दी और यहाँ पे आपके ट्रेंच बना दी, यानी कि छोटी छोटी खंदकियां बना दी। तो क्या होगा कि ऊपर से जो भी मिट्टी बह के आएगी वो इनके अंदर में समा जाएगी। फिर सिमिलर बारिश हुई, यहाँ से मिट्टी बही, वो इनके अंदर में समा जाएगी। और इनको ना सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, इम्बैकमेंट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे तटबंध टाइप के बना दिए जाते हैं ताकि ये टूटे नहीं। तो ये प्रोसेस आपका स्लोप वाले इलाके में किया जाता है, यानी कि हिली एरियाज में किया जाता है। तो हिली एरियाज आपके यहाँ पर एक ही है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कॉन्टूर प्लोइंग और कॉन्टूर पंडिंग दोनों यही किया जाता है। नेक्स्ट आता भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखो मित्रों भाई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कौन सा स्टेट आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। असम में तो टी की होती है, नागालैंड में भी टी कॉफी की होती है, केरला में भी कॉफी की होती है, और भाई हमारा जो राजस्थान है वहाँ ऐसा कोई प्लांटेशन आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि गन्ने की खेती होती है बट वो भी इतने लार्ज स्केल पे नहीं कि उसको प्लांटेशन बोले, है ना। तो भाई राजस्थान। नेक्स्ट आता है अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका आर वेराइटीज ऑफ। वही सीधी सी बात है, कॉफी की वेराइटीज हैं। अरेबिका जो है ये ओरिजिनली यमन से थी, है ना, ओरिजिनली यमन से थी। लेकिन इंडिया में इसका कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट किया गया, बाबा बुदान हिल। अब एक्सक्लूसिवली इंडिया ही इसका प्रोडक्शन करता है। तो बाकी रोबस्टा और लिबेरिका भी अलग अलग पार्ट्स में की जाती है, ये भी आपकी कॉफी की वेराइटीज है। नेक्स्ट आता है मिल्पा एंड लडांग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ। तो भाई मैंने आपसे बोला था क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो मिल्पा आपका ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, और मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा नाम से बुलाया जाता है ना। और सिमिलरली इंडोनेशिया में इसको लडांग नाम से बुलाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई आपसे क्रॉप के बारे में कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भाई सबसे पहली बात है कि भाई ये एक खरीफ क्रॉप है ना, यानी कि इसको खरीफ के सीजन में बोया जाता है। इसको समर, मतलब मई जून का जो मौसम होता है उस टाइम पे इसको बोया जाता है, और फिर इसकी कटाई जो है सर्दियां आते आते होने लगती है। तो खरीफ क्रॉप है, ठीक है भाई, खरीफ क्रॉप हमें समझ में आ गई। वीट क्या है, वीट खरीफ क्रॉप नहीं है, है ना। राइस हमारी खरीफ क्रॉप है, और भी फर्दर बहुत सारी खरीफ क्रॉप। फिर उसके बाद आता है अस, अमन एंड बोरो। ये तीन डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स हैं जो एक ही एग्रीकल्चर में किए जाते हैं। तो भाई इससे हमें साफ पता चल जाता है कि यहाँ बात पैडी की हो रही है, यानी कि राइस की बात हो रही है। अस का जो सीजन होता है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहता है। अमन का जो सीजन रहता है वो जून से लेकर नवंबर तक रहता है, और बोरो का सीजन नवंबर दिसंबर से लेकर मई तक रहता है। तो एक ही साल में पैडी की तीन फसलों को तीन डिफरेंट सीजन्स में उगाया जाता है, ये एक स्पेसिफिक फैक्ट। और 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, हमारे जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 25% जो एरिया है वो इसके कल्टीवेशन में आता है। तो भाई राइस ही इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर वो उसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग का नाम दे सकते हैं। लेकिन आपको देखो एक चीज समझनी होगी कि जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड पे उगा रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में, एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है ना। यहाँ पर आपने क्या एक लाइन आपने एक फसल की कर दी और दूसरी लाइन आपने दूसरी फसल की कर दी, है ना। ये एक फसल हो गई, ये दूसरी फसल हो गई, इस तरीके से। तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, इस पैटर्न को कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि भाई हम दो या फिर मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा जो क्रॉप्स होती हैं उनको एक ही फार्म पे उगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, ये आपका फार्म है, उसपे एक फसल यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रो एक फसल की, दूसरी एक की, फिर एक की, फिर ये रिपीट की जा रही है, अल्टरनेट रिपीट की जा रही है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न में इनको फॉलो किया जा रहा है। तो ये इंटर हो गया।
और मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई कि भाई एक ही फील्ड पे आपने 2 से ज्यादा फसलों को उगाए। तो फिर मिक्स्ड फार्मिंग क्या हुई? मिक्स्ड फार्मिंग होती है भाई तब आपकी, जब यहाँ पर आपकी फसलें उगाई गई हैं, यहाँ पर एक तबेला बना दिया, यहाँ पर हमारा एक फिश का पॉन्ड बना दिया, यहाँ पर हमारा क्या पोल्ट्री हो रही है, यहाँ पर बी कीपिंग हो रही है, इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज जब एक ही फार्म पर होती है, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। और हाइब्रिड फार्मिंग, हाइब्रिड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जनरली जो प्रीवियस जनरेशन के जो प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं नई जनरेशन के साथ में, उनकी जनरेशन इंप्रूव कराने के लिए। सो दैट इज हाइब्रिड फार्मिंग। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब जहां पर आपका कोई भी एक्टिविटी जो की जा रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो पैसे कमाने के लिए की जा रही है। तो डेयरी फार्मिंग बिल्कुल सही, ये तो कमर्शियल एग्रीकल्चर ही है ना। अब डेयरी में जनरली क्या किया जाता है, अगर लार्ज स्केल पे डेयरी का नाम ही है, अगर आप घर पे सिर्फ कर रहे हो तो इट्स ऑल राइट, लेकिन अदरवाइज डेयरी फार्मिंग में आपकी बहुत सारी भैंसें या गाय वगैरह होती हैं, एंड देन उनका जो दूध वगैरह होता है या बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब आप कमर्शियली यूज करते हैं। तो भाई डेयरी फार्मिंग तो भाई आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है। ग्रेन फार्मिंग यानी कि अनाज, गेहूं, चावल या बाकी सब। लाइव स्टॉक रेंचिंग, जब बड़े बड़े खेतों में, मतलब बड़े बड़े रेंच वगैरह बनते हैं, बड़े बड़ी जगह होती है जहाँ पर हजारों की संख्या में एनिमल्स वगैरह पाले जाते हैं, तो वो कमर्शियली में ही आता है। लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि जिसको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता है ना, वो क्या होता है भाई हमारा, वो हमारा आ जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में। ठीक है। और उसके बाद दूसरा, इसमें हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, कुदालों का, फावड़ों का, इनका हम यूज करते हैं। तीसरी चीज, इनमें हम जो लेबर यूज करते हैं वो फैमिली लेबर यूज करते हैं, और जो ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो हमारे घरेलू कंजप्शन के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? भाई मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि कितने डिफरेंट तरह तरह के लैंड होते हैं, है ना, अलग अलग लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो टोटल जोग्राफिकल जो एरिया इंडिया का है वो 328.75 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो हमारा लैंड यूज के लिए है वो 93% है हमारे देश का। अब फॉरेस्ट लैंड आता है, मतलब एरिया अंडर फॉरेस्ट, है ना, तो ये आता है वही 24% के आसपास। इसमें क्या है कि भाई इसमें हमारे फॉरेस्ट लैंड में ट्रीज वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, वो जो फॉरेस्ट वगैरह है वो भी शामिल हो जाते हैं। तो भाई ये तो लैंड यूज कैटेगरी वाला एरिया है। फिर उसके बाद में आपका पास्चर लैंड की बात करें तो भाई पास्चर लैंड आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो, है ना, जो यानी कि जो जमीन आपकी खाली नहीं छोड़ी गई है उसकी कैटेगरी में आता है। तो परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड, ये भी एक कैटेगरी है। लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स भी एक कैटेगरी है, तो भाई पास्चर लैंड भी इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड। तो भाई बिल्कुल आपका एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहां पर खेती नहीं की जा सकती, उसमें एरिया आउट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि जो हमारी सिटीज हैं, जो हमारे घर हैं, ये सब आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड जो है 5.81 के साथ में इसी कैटेगरी में आता है कि भाई एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो भाई ये भी लैंड यूज कैटेगरी। लेकिन फिर उसके बाद फैलो लैंड आ जाते हैं, नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस, टोटल क्रॉप्ड एरिया, एरिया अंडर इरिगेशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर को रेफर कर लेना। तो ये सब कैटेगरीज अलग अलग आ जाती हैं, लेकिन मार्जिनल लैंड नाम की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं आती। तो मार्जिनल लैंड भाई हमारा लैंड यूज कैटेगरी में शामिल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखो सदर्न इंडिया में कुछ आपके टर्म्स यूज किए जाते हैं, है ना, उन टर्म्स में ननकई का मतलब होता है वेट फील्ड्स, सही है। पुनकई का मतलब होता है ड्राई फील्ड्स, सही है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका तोत्तकल, गार्डन लैंड, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कडप्पा कर का मतलब रॉकी वेस्टलैंड नहीं, रॉकी वेस्टलैंड मतलब एक ऐसी जमीन जहां पर पत्थर वगैरह ज्यादा हो और जमीन पे खेती नहीं की जा रही, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कडप्पा कर आपका सदर्न इंडिया में एक राइस ग्रोइंग सीजन है। ठीक है, तो ये होता है भाई हमारा कडप्पा कर। तो नॉट करेक्टली मैच्ड इज दिस वन। फिर आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कि भाई कपास की खेती के लिए कौन सा ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है?
तो देखो भाई, कपास की खेती के लिए हम सबको पता है कि ब्लैक सॉइल में कपास की खेती की जाती है, खासकर डेक्कन वाले एरियाज में। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पार्ट्स ऑफ एमपी हो गए, वगैरह वगैरह। वो सबसे पहला स्टेटमेंट है टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस और मोर इन समर। भाई बिल्कुल चाहिए, ये ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है। कपास की खेती के लिए हमें टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, बिल्कुल सही। 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल की कैटेगरी में ही आती है। मीडियम लोमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज, बिल्कुल सही। पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए और मीडियम लोमी सॉइल टाइप की चाहिए। क्या नहीं चाहिए वो ये कि अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि तकरीबन 100 दिनों तक इस तरह का फिनोमेना नहीं होना चाहिए। ये क्या फिनोमेना होता है? ये फिनोमेना तब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो क्या हो जाता है, वेपर जो है वो जम जाता है प्लांट्स में इस तरीके से, यानी कि उसने ड्यू पॉइंट को क्रॉस कर लिया है और वो इस तरीके से पेड़ों पर जम गया है। ये कॉटन के लिए सुटेबल नहीं होता। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि 100 डेज नहीं चाहिए होते, हमें 210 दिन, है ना, इस पूरी फसल को 6 से 8 महीने मैच्योर होने के लिए लगते हैं। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है और 210 दिन तकरीबन फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। तो ये ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि फैक्चुअली गलत। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड? किस स्टेट में जूट का कल्टीवेशन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है? तो वेस्ट बंगाल नहीं भाई, ये तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग पर है। असम नहीं भाई, ये भी हमारा सेकंड रैंकिंग पे है। उसका तो उड़ीसा, तो भाई उड़ीसा भाई हमारा 6th रैंकिंग पे है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है यहाँ पर भी। और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, तो वो आता है 7th रैंकिंग। देखो, चीजों को पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना। पर्सपेक्टिव ऐसे बदल जाता है कि अगर इसी ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल किया होता तो आंसर हम मध्य प्रदेश पर टिक करते। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी होता है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी होता है, आंध्र प्रदेश में तकरीबन 10% होता है ना। तो क्या होगा उस केस में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भाई करता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता। लेकिन वही अगर किसी एक ऐसे स्टेट को रख देते या बिल्कुल भी नहीं होता तो उसको हम टिक करते। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अब देखो भाई, एक और इम्पोर्टेंट आ गया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं सेकंड लास्ट नहीं। इफ वन प्लॉट द टैंक इरिगेशन इन इंडिया, मतलब टैंक इरिगेशन का जो पूरा आप प्लॉटिंग कर रहे हो इंडिया में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पिंक कलर है इससे टैंक जो हमारा इरिगेशन होता है इंडिया में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये खासकर सदर्न इंडिया में हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका वेल इरिगेशन जो है, कुओं से जो सिंचाई है, ट्यूबवेल से जो सिंचाई है उसको देखा जा रहा है। तो वेल्स यानी कि ट्यूबवेल्स वगैरह ये आपके पर्पल आ जाते हैं, यानी कि ये पूरा इलाका, ये है ना। अब दोनों में क्या हो रहा है, एक निगेटिवली रिलेटेड रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो कुछ फिनोमिना हमारे निकल के सामने आ रहे हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है टैंक इरिगेशन प्रीडेट्स वेल इरिगेशन, यानी कि टैंक इरिगेशन जो है वो इंडिया में वेल इरिगेशन से ज्यादा होता है। तो भाई आप देखोगे कि वेल इरिगेशन आपके नदर्न पार्ट्स में भी हो रहा है, सदर्न पार्ट्स में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन टैंक इरिगेशन जो है वो बस आपका सदर्न इंडिया में ही, मोस्टली डेक्कन जो प्लेट्यू है वहीं पर लोकेटेड है और उसका एरिया भी कम है। तो ये तो हमारा हो गया कदम। दूसरा, टैंक इरिगेशन इज इन द एरियाज विद इम्परवियस सरफेस लेयर, ये सही है। कैसे सही है? देखो, टैंक आपका वही बन सकता है, आर्मर्ड वाला टैंक नहीं, पानी का टैंक वही बन सकता है जहां पर नीचे पत्थर जो होंगे ना, यहाँ पर जो रॉक्स होंगी वो अपने नीचे से पानी को निकलने ना, तो पानी यहाँ पर ऊपर आराम से भरा रहे। अगर ये लेयर्स आपकी इम्परवियस नहीं होंगी तो पानी जो है वो इजीली नीचे चला जाएगा और आप पानी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो टैंक इरिगेशन आपका उन एरियाज में जो होता है जहां पर सरफेस लेयर्स जो रहती है इम्परवियस रहती हैं, तो वॉल्केनिक जो रॉक्स एंड डेक्कन प्लेट्यू की वो इस चीज में हेल्प कर। तो भाई ये तो सही है। फिर आता है वेल इरिगेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, बिल्कुल सही भाई। कुएं वहीं तो होंगे जहां पर आपका ग्राउंड लेवल पे पानी ठीक ठाक मिलेगा, अदरवाइज कुएं और गहरे खोदने पड़ेंगे। तो ये भी सही है। फिर दूसरा है, सॉरी फोर्थ है, अदर फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन आर नॉट अवेलेबल। तो भाई ये तो गलत हो गया ना। आपकी रेनफॉल होती है मॉनसून के द्वारा या बाकी छोटे मोटे इरिगेशन के फॉर्म्स होते हैं वो सब भी किए जाते। तो सिंपल सी बात है भाई, दो ही ऑप्शन सही है हमारे, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया इज आर करेक्ट, यानी कि लैंड यूज सिचुएशन को लेके आपकी क्या है,
कुछ ना कुछ नई नई रिपोर्ट्स आती रहती है, हर 2-3 साल के अंदर रिपोर्ट्स आने लगती है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए, हमें उनका आंसर देना। सबसे पहला, देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन एरिया अंडर फॉरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स, की रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो जो हमारा एरिया फॉरेस्ट के अंडर में है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आई एस, ये वैसे क्वेश्चन 2018-19 के आसपास आया था, लेकिन अभी भी इट होल्ड्स ट्रू। तो ISFR की, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो फॉरेस्ट का जो एरिया था वो आपका बढ़ गया, यानी कि 21 से लेके वो टोटल आपका 23 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो ये एरिया हमारा आ गया, इसमें हमारा ट्रीज वाला जो एरिया है वो भी शामिल किया जा रहा है। तो डिक्लाइन नहीं हुआ है, इसमें आपका इंक्रीज हुआ है। तो भाई ये जो ऑप्शन है भाई हमारा, ये गलत होगा। दूसरा, द रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज इन रिसेंट ईयर्स इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। तो देखो भाई, रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड, ऐसे लैंड में बढ़ोतरी हुई है जो हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज में आ रहा है। कौन सा एरिया आता है? सर्विस वाला। सर्विस वाला मतलब आपका सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि जहां हम रहते हैं, जहां हमारी फैक्ट्रीज है, जहां हमारे घर वगैरह है, ये आपके वो एरियाज आते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में आते हैं। तो इस एरिया में क्या हो रहा है? इस एरिया में आपका इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे आप इसमें देखोगे भाई, 1960 से 61 तक 42% था, अब आपका 2014-15 के आसपास 45 हो गया, और ये बढ़ के 46 के आसपास मेरे ख्याल से भी 2019 और 20 के आसपास हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है लैंड यूज सच एज बैरन एंड वेस्टलैंड एरिया अंडर पास्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। तो भाई ऐसे लैंड आपके जो बैरन यानी कि बंजर और वेस्टलैंड की कैटेगरी में आते हैं, जो चारागाहों के अंडर में आते हैं, पास्चर लैंड के अंडर में आते हैं और ट्री क्रॉप्स के अंडर में आते हैं, उनमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या ये सही है? तो देखो भाई, ये तो हमारा सही था भाई, ये भी आपका सही है। क्यों सही है? आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारे चारागाह हैं, गांव साइड अगर आप जाओगे तो जो जमीन खाली पड़ी रहती है वहां पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, इनक्रोचमेंट यानी कि इलीगल कब्जे कर लिए हैं, और उन कब्जों को छुड़ाए नहीं है। तो आपके जो चारागाहों के लिए जमीन होनी चाहिए वो लोगों के पास कब्जे में है। ठीक है, और कई जगह क्या किया है, कई जगह मतलब कि अलग अलग चीजों का प्लांटेशन कर दिया गया है, कुछ और कर दिया गया है। तो जो हमारे पास्चर्स वाले एरिया है, जो हमारे ट्री क्रॉप्स वाले एरिया है, वो लोगों के पास चले गए हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट्स वगैरह हो गए हैं, है ना। और जो हमारे बैरन और वेस्टलैंड है उनको भी किसी ना किसी तरीके से लोग कब्जे में लेके यूज कर रहे हैं। तो भाई अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो बैरन एंड अल्ट कल्टीवेशन जो एरिया था वही हमारा, वो आपका डिक्लाइन हुआ है। पहले 18.11 था और अभी आपका 5.5 के आसपास रह गया है। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग उस चीज को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। तो भाई हमारा ऑप्शन होगा 2 और 3 ओनली। फिर हम आते हैं भाई स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या किया जाता है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपसे क्या बोला जाता है कि भाई या तो पहला ऑप्शन रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, अपने आप में सही है ना, और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा आता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड थर्ड आता है भाई हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो भाई पहला आपका स्टेटमेंट आता है एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल अकाउंट्स फॉर अ सब्सटेंशियल शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही, अराउंड 56% हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, सीधी सी बात। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा है ट्रू। दूसरा, देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन वोलेटिलिटी इन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया। तो भाई ये ऑप्शन हमारा गलत है। कैसे गलत है? तो देखो भाई 2017-18 के आसपास हमारी जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की वो थी 5.9, फिर 2018-19 में 2.4 हो गई, और 2019-20 में हो गई 4, और अभी 2020-21 की बात करें तो 3.4 है।
हालांकि हम इस टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपका 2017 को 18 को बिलोंग करता है। ठीक है, तो भाई इसमें आप देखो कि डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल भी अगर हम बात करें, सेक्टर वाइज भी बात करें, तो जीडीपी में कितना परसेंटेज आ रहा है एग्रीकल्चर का? दैट इज 15%। ठीक है, 15% के आसपास जो एरिया है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो परसेंटेज शेयर है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। तो भाई देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन वॉलेटिलिटी, भाई डिक्लाइन तो हुआ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे देश में कम हुई है, तो ये फॉल्स हुआ। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about various horticulture crops of India for the year 2016 and 17 is not correct? Horticulture crops, fruits, vegetables, ornamental plants, spices वगैरह वगैरह, इन सब के रिलेशन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट 2016-2017 के हिसाब से सही नहीं है। इसमें हम थोड़ा अभी रिसेंट वाले उसके हिसाब से भी देखेंगे, है ना। तो वही सबसे पहला आ जाता है द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड ओवर प्रीवियस ईयर्स। वही एक कंपैरिजन दे रखा है, फूड ग्रेन्स ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं, हॉर्टिकल्चर किया है आपका ग्रीन से। तो 2012-13 में देखेंगे भाई, फिर हम 13-14 देख लो और अभी का देख लो आप। तो सीधी सी बात है भाई, जो एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है वो आपके प्रीवियस ईयर से बड़ा ही है, तो ये तो सही है। फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर इज हायर देन द प्रीवियस ईयर्स, बिल्कुल सही। जब एरिया बढ़ा है तो फ्रूट का जो प्रोडक्शन है वो भी आपका देखने को मिलेगा। आप इसमें टेबल पर देख लो ना, 2020, 21 और 21, 22 और 22, 23 के रिस्पेक्ट एरिया भाई हमारा बढ़ा है, 27 से 28 और 28 हुआ है। उसके बाद प्रोडक्शन भी 334, 347, 350 पहुंचा है। वेजिटेबल्स का 200 से लेके 212 और फ्रूट्स का 100-200 से लेके 107 पहुंचा है ना, मिलियन टन्स में, तो ये भी सही है। फिर आता है रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑनियन प्रोडक्शन इज मोर देन पोटैटो प्रोडक्शन इन द करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो उस ईयर के रिस्पेक्ट में ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। उस ईयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑनियन का प्रोडक्शन पोटैटो के प्रोडक्शन से कम रहा। और फिर मेजर टोमेटो ग्रोइंग स्टेट्स में आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात आ जाते हैं, बिल्कुल सही आ जाते हैं। तो नॉट करेक्ट में भाई हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो भाई ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर के अभी तक के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने किए हैं सॉल्व। आइडिया लग गया आपको किस तरीके से डेटा यूज किया जाता है, यानी कि कोर जो ज्योग्राफी होती है वो तो आती ही आती है, लेकिन करंट अफेयर्स भी भाई बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इनको मैंने एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो सेक्शन आता है करंट अफेयर्स का उसके अंडर में कवर किया हुआ है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जाइए और उन करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, प्लस जो भी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, आईएसएफआर की रिपोर्ट आती है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, खासकर जिनको करंट अफेयर्स में मैंने हाईलाइट किया अपनी मंथली मैगजीन्स में, उन पे जरूर फोकस करना मित्रों, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप फिर कर नहीं पाओगे अगर डेटा या फिर एक एस्टिमेट आपके पास में नहीं होगा तो। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। जय हिंद टू यू।